बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलिज्म। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था। टेस्ट क्रॉस रेशियो मैंने मोनो हाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड तीनों तरह के टेस्ट क्रॉस रेशियो बता दिए थे। अब आज से हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलिज्म। तो आज इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा मेंडल के बारे में बताता हूँ, वो कौन थे, कैसे थे, उनका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो आपको पता है बॉर्न कब हुआ था, उनकी 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 बर्थ कब हुई थी। तो बर्थ उनकी हुई थी 1822 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एक विलेज था, उसका नाम था सिलिसियान, SILISIAN। तो ये क्या है? विलेज है या टाउन है, ठीक है ना। ये एक विलेज है। सिलेसियान क्या है? विलेज है। ये विलेज जिस टाउन में था उसको बोलते थे हेजनडॉर। हेजनडॉर, HEIZENDORF। तो ये हेजनडॉर टाउन में एक विलेज था सिलिसियान। और बात की जाए कंट्री की तो ऑस्ट्रिया, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर जो है मेंडल जो है वो उनकी बर्थ हुई थी, उनका जन्म हुआ था, वो पैदा हुए थे, ठीक है ना। कौन? मेंडल। तो मेंडल की बॉर्न के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, मेंडल एक गार्डनर फैमिली से बिलोंग करते थे। याद रखिए कि मेंडल जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? गार्डनर फैमिली से। मेंडल वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम, बाई या फ्रॉम, थ्रू गार्डनर फैमिली। उनकी फैमिली कैसी थी? गार्डनर फैमिली थी, मतलब गार्डन में काम करते थे उनकी फैमिली के, उनके मम्मी पापा ये सब लोग गार्डनर थे, गार्डन में रहते थे, ठीक है ना। आगे चलकर 1847 में क्या हुआ? मेंडल जो थे वो एक मॉन्क की तरह से अपॉइंट हुए। मॉन्क मतलब क्या होता है? मॉन्क होते हैं ना, साधु होते हैं। तो इन 1847 में मेंडल ने क्या, मेंडल अपॉइंट हुए एक मोन्स्ट्री थी, एक चर्च था, क्रिश्चियंस का क्या था? चर्च था। तो वहां पर उनको वो वहां पर काम करने लगे। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए मॉन्क, मॉन्क साधु के रूप में। इन इन कहां पर? तो नाम है अगस्तीनियन मॉन्स्ट्री। अगस्टीनियन की स्पेलिंग AUGUSTINIAN। तो एगस्टीनियन मॉन्स्ट्री, आप लोग बोर्ड देखते रहिएगा, बोर्ड दिख रहा होगा, एगस्टीनियन मॉन्स्ट्री। तो यहाँ पर ये क्या था? ये एक चर्च था, चर्च था। और इस चर्च में वो एज ए मॉन्क की फॉर्म में, मॉन्क के रूप में वो क्या हुए? वहां पे अपॉइंट हुए, मतलब पूजा पाठ कराने के लिए, ठीक है ना। आगे चलकर फिर 1851 में वो वहां पर तो थे ही, साथ साथ 1851 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना थी, वहां वो गए। कहाँ गए? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। और इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? डिप्लोमा किया मैथ में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। और यहाँ से उन्होंने क्या किया बेटा? डिप्लोमा किया, ठीक है ना। एंड ही डिड डिप्लोमा इन मैथ्स। तो मैथ्स मेंडल को आती थी, शुरू से ही मैथ्स में उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने डिप्लोमा मैथ में डिप्लोमा कोर्स किया, ठीक है ना, मैथ सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेंडल 1851 में कहाँ गए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए थे, और वहां पे उन्होंने डिप्लोमा किया था मैथ्स में, ठीक है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 1851 के बाद आगे चलकर 5 साल बाद जब 1856 आया, तो 1856 वो इम्पोर्टेंट ईयर है जब मेंडल ने गार्डन पी पर अपना रिसर्च स्टार्ट किया था। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो आप सब लोग जानते हो, उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी पर, गार्डन पी पर। तो ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कब स्टार्ट किया था? इन द ईयर 1856 में उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। किस पर किया था? गार्डन पी पर। गार्डन पी, जो उनका चर्च था, मॉन्स्ट्री था, उसी के पीछे एक गार्डन था। उसी गार्डन में जो पी के प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, जो मटर के पौधे उगे हुए थे, उन्हीं पर उन्होंने रिसर्च करना चालू किया, जिनका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम या पाइसम सैटिवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन पी कहते हैं। तो ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी इन चर्च गार्डन। उनका जो चर्च था उसी के गार्डन में, जो गार्डन जो पी थी, पी के प्लांट थे, उसी पर उन्होंने अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया 1856 में।
फर्दर आगे चलकर उन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट थी वो की, कब तक की, 1856 से लेकर 1864, 9 ईयर्स तक की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन पी फ्रॉम 1856 से लेकर 1864 तक, टोटल कितने, 9 ईयर्स, 9 साल तक उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, रिसर्च किया था। और उसके बाद 1866 में 1866 में उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट हो गई जब, तो अपने रिसर्च पेपर को, अपनी फाइंडिंग, जो भी उन्होंने रिसर्च की थी, जो भी उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं ना आज के टाइम में, वही चीज, तो उसको उन्होंने पब्लिश करवाया था एक जर्नल में। जर्नल जानते हैं ना, साइंस की मैगजीन होती है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फाइंडिंग या अपनी जो रिसर्च थी, जो अपना एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, उसको उन्होंने एक जर्नल था, उस जर्नल में पब्लिश कराया, और उस जर्नल का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो जर्नल का नाम था क्या, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये उस पत्रिका, उस जर्नल का नाम, उस मैगजीन का नाम था, जिसमें उन्होंने अपने फाइंडिंग को, अपनी रिसर्च को, अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को ना पब्लिश करवाया था। एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, सोसाइटी ऑफ ब्रून, सोसाइटी ऑफ ब्रून। ब्रून 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 एक शहर का नाम है जहां पर उनका गिरजाघर था, जहां पर उनका मॉन्स्ट्रियन था, जहां पर उनकी मॉन्स्ट्री थी, जो जिस जिस चर्च में वो रिसर्च कर रहे थे, वो चर्च जिस शहर में था, उसी शहर का नाम था ब्रून। तो ब्रून में ही जो है एक जर्नल छपता था, एक जर्नल पब्लिश होता था, और उस जर्नल का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है ना। इस जर्नल में उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाया 1866 में। लेकिन आपको याद रखना है कि किसी ने भी इनकी रिसर्च को कंसीडर नहीं किया था। मेंडल ने जो रिसर्च की उसको किसी ने भी कंसीडर नहीं किया, बट नोबडी कंसीडर, किसी ने ध्यान नहीं दिया हिज वर्क, मेंडल के काम एट दैट टाइम। उस टाइम 1866 में किसी ने मेंडल के जर्नल में छपे जो उनकी रिसर्च थी, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, किसी ने देखा ही नहीं मेंडल ने क्या रिसर्च की थी। और फर्दर आगे चलकर 1884 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। मेंडल की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो मेंडल डाइड। कब मर गए वो, 1884 में उनकी डेथ हो गई। तो ये उनकी पूरी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सबसे पहले मेंडल की बर्थ सब याद रहना चाहिए, 1822 में सिलिसियान विलेज में, हेजनडॉर्फ टाउन में, ऑस्ट्रिया कंट्री में। वो एक गार्डन फैमिली से बिलोंग करते थे। 1847 में वो एक गिरजाघर था, वहां पर मॉन्क के रूप में अपॉइंट हुए ना। आगे चलकर फिर 1851 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से क्या किया, मैथ्स में डिप्लोमा किया। मैथ्स उनकी अच्छी थी, मैथ्स में डिप्लोमा किया। 1856 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया था मटर पे, गार्डन पी पे। गार्डन पी का बोटेनिकल नेम पाइसम सैटिवम। एक स्वीट पी होती है, वो दूसरी होती है, वो ये नहीं है। स्वीट पी पे नहीं किया था, गार्डन पी पे किया था। फिर आगे चलकर फिर 1856 के बाद फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया 1864 में। मतलब 1856 से स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट मटर पे, और काम करते करते फाइनली 9 ईयर्स में उन्होंने अपने रिसर्च को कंप्लीट किया। फिर अपनी रिसर्च को उन्होंने पब्लिश कराया 1866 में। किस में पब्लिश कराया, जर्नल में। जर्नल का नाम एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये उस जर्नल का नाम हो गया। लेकिन उस टाइम उनके काम को किसी ने कंसीडर नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल के काम को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। मेंडल के काम पे किसी का ध्यान ही नहीं गया, और 1884 में मेंडल की क्या होगी, डेथ हो गई। मतलब जीते जी उनको अपनी काम का कोई क्रेडिट नहीं मिला, मेरे कहने का ये मतलब। तो 1884 में जब मेंडल की डेथ हो गई बेटा, उसके बाद फिर आगे चलकर इन द ईयर 1900, 1900 में क्या हुआ, तीन साइंटिस्ट थे, ग्रुप ऑफ थ्री साइंटिस्ट। तीन जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के ही जो एक्सपेरिमेंट थे उसको वापस से रिपीट किया।
ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्टों का ग्रुप था जिन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया, रिपीट किया मेंडल के एक्सपेरिमेंट को और रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। मतलब जो मेंडल ने किया था उसी वर्क को इन तीनों ने क्या किया, रिपीट किया। मेंडल तो मर गए थे, डेथ हो गई उनकी। अब ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, तो सबसे पहले तो कार्ल कोरेंस, ये पहले साइंटिस्ट थे उस ग्रुप में। कार्ल कोरेंस ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड। दूसरे जो थे इस ग्रुप में उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, आप लोग इनका नाम सुने भी होंगे, म्यूटेशन की थ्योरी दिए थे आगे चलकर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मनी। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था शेरमैक, शेरमैक, TSCHERMAK, शेरमैक। शेरमैक कहाँ थे, वो वहीं के थे, ऑस्ट्रिया के, जहाँ के मेंडल थे। तो दीज आर द 3 साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर मेंडल वर्क इन द ईयर 1900। जब इन तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल के वर्क को वापस से रिपीट किया तो इनका कंक्लूजन क्या था। जब इन तीनों साइंटिस्टों ने जो है मेंडल के वर्क को रिपीट किया, रीडिस्कवर किया, तो इनका कंक्लूजन क्या था, पहले आप वो देखिए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मेंडल ने जो काम किया था वो बहुत अच्छा काम था, वो बिल्कुल सही काम था, जेन्युइन काम था, वो रिसर्च बिल्कुल सही थी। मतलब उन्होंने बोला, साइंटिस्ट केम टू कंक्लूजन दैट, अब इन्होंने क्या बोला मैं लिख रहा हूं, मेंडल हैज डन क्लासिक वर्क। मेंडल ने बहुत क्लासिक वर्क किया था, इन्होंने ऐसा बोला। इन तीनों ने जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और सेम वही फाइंडिंग, सेम वही रिजल्ट इनको भी मिला जो मेंडल ने मिला था, जो मेंडल को मिला था, सेम वही चीजें इनको भी मिली। तो इससे ये प्रूव हुआ कि मेंडल ने जो अपना काम किया था वो बहुत क्लासिक वर्क था, वो बिल्कुल सही वर्क था, जेनेटिक्स पे जो उन्होंने काम किया मेंडल ने। और तब जब इन तीनों साइंटिस्टों ने उसको रीडिस्कवर किया उनके एक्सपेरिमेंट को, और फिर ये बोला कि मेंडल हैज डन क्लासिक वर्क ऑन जेनेटिक्स, और तब से लेकर हम मेंडल को फिर क्या बोलने लगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से फिर आगे चलकर क्या हुआ, ही वाज कॉल्ड, कौन, मेंडल, मेंडल वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये तो आपको पता है कि मेंडल को आप क्लासिक जेनेटिक्स की फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं, फादर कहते हैं। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कब कहा गया, जब इन 3 साइंटिस्टों ने उनके काम को रीडिस्कवर करके ये कंक्लूजन निकाला, क्या, कि मेंडल हैज डन क्लासिक वर्क ऑन जेनेटिक्स। ठीक है ना, ये चीज याद रखें, मतलब उनका जो काम था वो बिल्कुल सही काम था, इसलिए फिर मेंडल को क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि 1866 में मेंडल ने पब्लिश करवाया था, 1866 में मेंडल ने पब्लिश करवाया था, और 1900 में उन्होंने रीडिस्कवर किया। यानी अगर हम बोले तो अराउंड 34 to 35 ईयर्स, लगभग 35 साल बाद, मेंडल जब जिंदा थे उन्होंने जब पब्लिश करवाया, तब से लेकर 1900, यानी लगभग 35 साल बाद जो है, 35 साल बाद क्या हुआ, 35 साल बाद उन्होंने उनकी जो एक्सपेरिमेंट था, जो उनका वर्क था, उसको रिकॉग्निशन मिला। यही ना बात हुई, जब 1900 में उन्होंने रिपीट किया तो रिकॉग्निशन कब मिला, रिकॉग्निशन मिलने में टोटल जो टाइम लगा, जो लिख देता हूँ, हिज वर्क गॉट रिकॉग्निशन, his work got recognition after 35 years। कितने साल बाद, 35 साल बाद, 35 साल बाद मेंडल के काम को क्या मिला, पहचान मिली, रिकॉग्निशन। ठीक है ना। तो अब एक तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मेंडल थे उनको उस टाइम सक्सेस क्यों नहीं मिली थी। तो मेंडल जो थे उनको सक्सेस नहीं मिली, उनको सक्सेस नहीं मिली थी। मेंडल को सक्सेस, जब वो जिंदा थे तो उस टाइम उनको सक्सेस नहीं मिली, नहीं मिली ना।
तो मेंडल को कोई सक्सेस नहीं मिली थी जब वो जिंदा थे। तो क्यों मेंडल को उस वक्त सक्सेस क्यों नहीं मिली? तो उसके 3 रीजन थे, मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। पहला रीजन जो था वो ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि उस टाइम डार्विन जो थे, डार्विन आप लोग सुने होंगे डार्विन का नाम, डार्विन की बुक आई थी। क्या बुक का नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उस टाइम के बहुत बड़े हीरो थे कौन? डार्विन। डार्विन की बुक थी, क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक उस टाइम पब्लिश हुई थी, लगभग उसी टाइम। तो जितने दुनिया भर के साइंटिस्ट थे, सारे साइंटिस्ट जो है वो इसी बुक पर क्या कर रहे थे? रिव्यू कर रहे थे इस बुक का, इसका रिव्यू कर रहे थे, इसकी स्टडी कर रहे थे। सारे जितने भी साइंटिस्ट थे सब इन्हीं की, डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसी को सब लोग क्या कर रहे थे? सबका ध्यान इसी बुक पर था, सबका ध्यान इसी बुक पर था। और इसी वजह से मेंडल के वर्क को किसी ने देखा नहीं, मेंडल के वर्क को किसी ने नहीं देखा। मेन रीजन क्या था? डार्विन, क्योंकि उस टाइम बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे डार्विन। तो डार्विन ने भी अपनी थ्योरी लिखी थी नेचुरल सिलेक्शन वाली, और उसको उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश करवाया था। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे दुनिया के, सारे साइंटिस्ट एवोल्यूशन पर जो डार्विन का जो जो ये बुक थी, इसी बुक को ही क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे। इस वजह से शायद मेंडल को जो है कोई रिकॉग्निशन उस टाइम, पहचान नहीं मिली। दूसरा कि मेंडल का जो वर्क था वो टाइम से आगे का था, यानी मेंडल वर्क वाज अहेड ऑफ टाइम, अहेड, AHED, अहेड ऑफ टाइम। यानी मेंडल का जो काम था वो समय के आगे का था। मतलब उस टाइम जो उन्होंने काम किया था वो काम रियल में फ्यूचर का काम था। तो लोगों का इसलिए भी ध्यान नहीं गया कि उस टाइम वो चीज़ कोई सोचा नहीं था कि मेंडल ऐसा कोई काम कर देंगे। तो वो टाइम जो जो काम था मेंडल का, जो उन्होंने रिसर्च करके जो फाइंडिंग की थी मटर पे, जो जो लॉ बनाए थे, जो उन्होंने लॉ बनाए थे जेनेटिक्स के, वो काम जो है वो टाइम के आगे का था। और एक और पॉइंट कि उन्होंने जो अपना काम जिस जर्नल में पब्लिश किया था, ही पब्लिश्ड हिज वर्क, अभी मैंने जर्नल का नाम आपको बताया था ना, ही पब्लिश हिज वर्क इन जनरल, इन जर्नल, ठीक है ना, विच वाज हैविंग लिमिटेड सर्कुलेशन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनका जो जर्नल था जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाया था, क्या नाम था जर्नल का? द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसका सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था, मतलब वो जर्नल बहुत दूर तक नहीं जाता था, उसको बहुत कम लोग पढ़ते थे, उसको बहुत कम लोग पढ़ते। अब जैसे एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है तो वो पूरे इंडिया में हर जगह जो है, हर सिटी में पहुंचता है, तो उसमें कोई न्यूज़ पब्लिश होगी तो उसको पूरे इंडिया के लोग पढ़ेंगे। लेकिन कोई ऐसा जो रीजनल न्यूज़पेपर है, जो किसी एक पर्टिकुलर एक शहर में छपता है और केवल उसी शहर में ही वो बढ़ता है, वो न्यूज़पेपर दूर तक नहीं जाता। तो ऐसा कोई रीजनल न्यूज़पेपर है ना, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही छपता हो या पर्टिकुलर सिटी में छपता हो और वो वहीं के लोग केवल पढ़ते हो, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी था। इन्होंने जिस जर्नल में अपने काम को पब्लिश करवाया, वो जर्नल जो था उसकी सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड थी, वो ज़्यादा दूर तक गया ही नहीं, वो जर्नल ज़्यादा साइंटिस्टों तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जर्नल कोई ऐसा जर्नल नहीं था, कोई बहुत इंटरनेशनल जर्नल रहा हो जिसमें पब्लिश होती है तो दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं सब उसको पढ़ते हों, सारे रिसर्च स्कॉलर्स को पढ़ते हों, स्टूडेंट्स पढ़ते हों। तो ऐसा जर्नल नहीं था, उसकी बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन थी। इस वजह से भी शायद मेंडल के वर्क को लोग जान नहीं पाए, मेंडल का वर्क दूर तक लोग उसको जान नहीं पाए। उसका एक रीज़न ये भी था। समझ में आ गई बात ना? तो और एक लास्ट पॉइंट, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, कि मेंडल एक्चुअल में खुद भी कंफ्यूज थे कि उन्होंने जो किया है वो सही है कि नहीं है। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने एक और प्लांट था, मैं लिख देता हूं, कि मेंडल ने ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट आल्सो इन, या आल्सो ऑन, एक प्लांट था उसका नाम था हिरासियम, हिरेसियम, HIRACIUM, हिरेसियम प्लांट, एक पौधा था। ये एक्चुअल में क्या होता है? वीड होता है। वीड मतलब अननेसेसरी प्लांट होता है, इसका कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं है। प्लांट का नाम याद रखना, हिरेसियम या हिरासियम। ये प्लांट है HIRACIUM। तो ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट पे मेंडल ने क्या किया ना, अपने एक्सपेरिमेंट को जब किया तो उनको अपना रिजल्ट नहीं मिला, उनको रिजल्ट ही नहीं मिला, उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो he did his experiment also in Hericium plant and didn't get, इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, एनी रिजल्ट। जैसे उन्होंने मटर पे करके रिजल्ट निकाला था ना, उनको अपना एक्सपेरिमेंट मिला था, उनको जो लॉ और जो उनको कंक्लूजन मिल रहा था वो कंक्लूजन यहाँ पर नहीं मिला।
तो इनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। विच ही वॉज गेट ऑन when he did his experiment on pea, जब उन्होंने मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको जो रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट हिरेसियम प्लांट पे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मेंडल खुद भी कंफ्यूज थे, यार मैंने जो किया है वो सही है कि नहीं है, मैंने जो अपनी रिसर्च की है, मैंने जो लॉ बनाए हैं जेनेटिक्स के, वो लॉ सही है कि नहीं है। क्योंकि मेंडल खुद ही अपनी रिसर्च को, अपने एक्सपेरिमेंट को जब एक और प्लांट पे रिपीट किए तो वहां पर उनको सेम रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए जो है मेंडल कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज थे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि मेंडल को उस टाइम सक्सेस नहीं मिली। तो मेंडल को उस टाइम सक्सेस नहीं मिली, उसके 4 इंपॉर्टेंट रीजन थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। अब आगे जो बात है वो ये कि मेंडल के लॉ कौन कौन से थे। तो मेंडल के लॉ कौन कौन से थे इसको मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा।